everyone, welcome back to the layman way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम comprehensions को डिस्कस कर रहे हैं। तो रीडिंग comprehensions को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला पैसेज देखते हैं। तो ये है हमारा पहला पैसेज, पर इससे पहले हम इसके क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं इसके क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द ऑथर इम्प्लाई बाय क्रिएटिव सोसाइटी? क्रिएटिव सोसाइटी के बारे में पैसेज होगा। Society with diverse art forms, literary writings, social inequalities are accepted as a norm, large number of contradictions as recognized। इसमें से ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम पैरा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। The concept of creative societies refers to a phase of development of a society in which large number of potential contradictions become articulate and active. Most evident when oppressed social groups get politically mobilized and demand their rights. The upsurge of peasants and tribals, the movements for regional autonomy, self-determination, environmental movements, and women's movement in developing countries are signs of emergence of creative society. Forms of social movements and their intensity may vary, ठीक है, from a country to country, but the very presence of the movements for social transformation in various spheres of society indicate the emergence of a creative society in a country. तो ये जो movements originate हो रही हैं, इससे हमको क्या पता चलता है कि creative society बन रही है। And it also refers to the phase of development of the society in which large number of contradictions become articulate and active। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ऑथर क्रिएटिव सोसाइटी से उसके बोलने का क्या मतलब है। तो पहला क्या बोल रहा है, अ सोसाइटी वेयर डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेरी राइटिंग सीक्स इंसेंटिव। तो ये कहीं वर्ड आया, आर्ट फॉर्म लिटरेरी राइटिंग्स कहीं वर्ड नहीं आया, तो हटा दो उसको, पहला हट गया। दूसरा क्या बोल रहा है, अ सोसाइटी वेयर सोशल इनइक्वालिटीज आर एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म। तो ये भी कुछ नहीं आया, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है वो पूरे पैराग्राफ में। अ सोसाइटी वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, क्रिएटिव सोसाइटी रेफर्स टू अ फेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शंस बिकम आर्टिकुलेट एंड एक्टिव। मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस को मतलब समझा जाता है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये हो सकता है थर्ड। फोर्थ क्या बोल रहा है, सोसाइटी वेयर द एक्सप्लॉयटेड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप्स ग्रो कॉन्शियस ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट। तो ये भी हो सकता है, कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है कि ये देखो, ये इसमें ये बोला था ना कि जो ये दिस इज मोस्ट एविडेंट व्हेन ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स गेट पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड एंड डिमांड देयर राइट्स, है ना। तो ये डायरेक्ट वहीं से ही है, तो 3 और 4 हो सकता है, सी इसका आंसर है ना। आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर द मैनिफेस्टेशंस फॉर ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो सोशल मूवमेंट्स की जो बात हुई है उससे क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है। एग्रेसिवनेस एंड बीइंग इंसेंडियरी, instigation by external forces, quest for social equality and individual freedom, urge for granting privileges and self-respect to disparate sections of the society। मतलब ये जो सोशल मूवमेंट्स हो रही हैं उससे क्या होगा सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट आएगा। तो पहले हम सोशल मूवमेंट्स के पीछे जाते हैं। कहाँ है सोशल मूवमेंट्स हमारा, ये रहे। द अपसर्ज ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स, द मूवमेंट्स फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, खुद से गवर्न करने वाली चीज़ चाहिए। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आ गई हैं, वुमेंस मूवमेंट आ गई हैं। In the development countries are emergence of creative society. The forms of social movement may vary, but the very presence of spheres, ठीक है। तो most evident being oppressed classes, self determination, regional autonomy, women's movement और environmental movements, ये सब चीज़ें बता रहा है social movements में, है ना। तो अब क्या बोल, इसमें देख लेते हैं क्या, aggressiveness being incendiary, ऐसा तो कुछ नहीं है। instigation by external forces, ओके, तो पहला पहले हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 2 और 4 या 3 और 4। 4 क्या है, urge for granting privileges, जैसे कि ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट टू डिस्पैरेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे वुमेन हो गया, है ना, पुअर्स हो गए, यही सब बोल रहा है ना, पीजेंट्स हो गए, ट्राइबल्स हो गए, इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। तो 4 तो सही है, बचता है 2 और 3 में हमको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है, क्योंकि या तो 2 है या तो 3 है। तीसरा क्या बोल रहा है, क्वेस्ट फॉर सोशल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो इंडिविजुअल फ्रीडम वाई रीजनल ऑटोनॉमी से आ गया इंस्टिगेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, इंस्टिगेशन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। The concept of creative society being a large number of potential contradictions and become articulate and active, the most evident when oppressed social get politically mobilized and demand their right. The upsurge of peasants and tribals for regional autonomy, मतलब regional freedom चाहिए, self determination चाहिए, environmental movement चाहिए, are forms of social movement, intensity में vary, but the very present social movements
इंडिकेट द इमरजेंस ऑफ, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा क्वेस्ट फॉर सोशल इक्वालिटी, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेज जैसा तो कुछ आ नहीं रहा, क्या हो जाएगा, क्वेस्ट फॉर सोशल इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया आंसर इसका 3 एंड 4, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टू बी अ क्रिएटिव सोसाइटी इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ वेराइटी ऑफ सोशल मूवमेंट्स, क्या बोल रहा है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, क्रिएटिव सोसाइटी अगर हमको बनानी है तो ये जरूरी है कि सोशल मूवमेंट्स हो, ऐसा तो कहीं नहीं बोला उसने, स्ट्रेस देके थोड़ी बोला, उसने बोला कि हो रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। टू बी क्रिएटिव सोसाइटी क्या है, इट इज़ इम्पेरेटिव टू हैव पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्पेरेटिव मतलब एसेंशियल, अगेन एसेंशियल टू हैव पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शंस, कहीं ऐसा बोला है क्या कि उसने एसेंशियल है, उसने बस डेफिनेशन दी है कि द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव सोसाइटी रेफर्स टू अ फेज ऑफ डेवलपमेंट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं। इसने ये कहीं नहीं बोला इस स्टेटमेंट में कि ये एसेंशियल है क्रिएटिव सोसाइटी के लिए, है ना, नेसेसरी है, अगर ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं होंगे तो हम क्रिएटिव सोसाइटी नहीं बना सकते, ऐसा इसने नहीं बोला, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, है ना, क्योंकि कोई भी सही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट, अभी क्या बोल रहा है अब ये पूरा क्वेश्चन है, इतना बड़ा सा पैराग्राफ, पहले हम इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन, तो एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये कीवर्ड हमको देखना है, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एस्थेटिक एंजॉयमेंट, फ्रेश वाटर, फूड एंड फाइबर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अरे यार चलो पढ़ ही लेते हैं, उसमें आंसर आ गया, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन पे पहला क्वेश्चन है ना, तो क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम प्रोवाइड पीपल विद अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या क्या इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, फूड, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, फ्लड कंट्रोल करता है, सॉइल स्टेबलाइजेशन करता है, पॉलिनेशन करता है, क्लाइमेट रेगुलेशन करता है, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करता है, एस्थेटिक एंजॉयमेंट मिलता है हमको, है ना, ये सारे इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है एज अ सर्विसेज, ठीक है। मोस्ट ऑफ ये जो बेनिफिट्स हैं दीज आर इररिप्लेसेबल और द टेक्नोलॉजी नेसेसरी टू रिप्लेस देम इज एक्सपेंसिव, मतलब ये इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते और जो भी टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस करेगी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल फ्रेश वाटर कैन बी प्रोवाइडेड बाय डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर बट एट अ ग्रेट कॉस्ट, तो जैसे चेन्नई में आपको पता होगा प्लांट्स वगैरह होते हैं डीसैलिनाइजेशन के लिए, तो उनके एक्सपेंसिव होते हैं प्लांट्स, है ना। अब ये देखो आ गया एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यही था हमारा पहला क्वेश्चन। द रैपिडली एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज ग्रेटली मॉडिफाइड द अर्थ्स इकोसिस्टम टू मीट इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, पर्टिकुलरली कौन कौन से हैं, फूड, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर एंड फ्यूल, ठीक है। इस पर हम डबल टिक लगा देते हैं। एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसने ग्रेटली मॉडिफाई किया है किन किन रिस्पेक्ट में, फूड, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर एंड फ्यूल। These modifications have contributed substantially to human well-being and economic development. The benefits have not been equally distributed. Not been equally distributed, ध्यान रखना। Some people have actually been harmed by these changes. इन changes से कुछ लोगों को harm हुआ है ना। Moreover, short-term increases in some ecosystem goods and services have come at a cost of long-term degradation. तो short-term benefits के चक्कर में हमने long-term plant को हम degrade कर रहे हैं। For example, अब ये long-term degradation का example दिया है। For example, efforts to increase the production of food and fiber, तो food and fiber के production को increase करने के लिए we have decreased the ability of some ecosystems to provide clean water, regulate flooding and support biodiversity, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। With reference to the passage, consider the following: expanding human population has an adverse effect on, तो expanding human population जो यहाँ पे आया था, the rapidly expanding human population has greatly modified the earth's ecosystem to meet their requirements of some of the goods and services, particularly कौन कौन से हैं, फूड, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर एंड फ्यूल, क्या क्या दिया है यहाँ पे। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ये नहीं, ये तो इकोसिस्टम सर्विसेज है। एस्थेटिक एंजॉयमेंट ये भी इकोसिस्टम सर्विसेज है, तो पहला और दो हटा देते हैं, ये हट गया और ये हट गया और ये भी हट गया, तो हट तो गए, ए बी डी हट गया, क्या बचा, सी बचा, तो सी हो जाएगा बस। पोर्टेबल फ्रेश वाटर और बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये इन दोनों पे इफेक्ट हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर ये एकदम एंड में था, ये इसका इफेक्ट नहीं है, ये तो एग्जाम्पल था जिसमें हम लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, है ना, ये लिखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर। वहाँ पे क्या पूछा है, एक्सपेंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, तो 3 और 5 हो गया इसका आंसर, है ना, आंसर क्या हो गया, सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला अगला क्वेश्चन, इसको भूल जाओ, यहाँ पे कुछ है। द पैसेज मेंशंस दैट सम पीपल हैव एक्चुअली बीन हार्म्ड बाय दीज चेंजेस, ठीक है, व्हाट डज इट इम्प्लाई,
तो उसमें बोला था ना कि कुछ लोग एक्चुअली में उनको प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग हार्म हुए हैं। हमने पढ़ा था ना एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ने कुछ एडवर्स इफेक्ट किए हैं जिस वजह से लोगों को हार्म हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन हैज एडवर्सली इफेक्टेड सम पीपल। तो हाँ, ऑब्वियसली इट हैज़ अफेक्टेड सम पीपल, क्योंकि रैपिडली एक्सपैंड हुई है जब ह्यूमन पॉपुलेशन, तो उसने इफेक्ट किया है, मॉडिफाई किया इकोसिस्टम को, उसकी वजह से ही ये लोग तो हार्म हुए हैं। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? सफिशिएंट एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर। ये तो नहीं है, ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा था प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर की, भाई शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है रैपिड एक्सपेंशन जो है वो उसने एडवर्सली इफेक्ट किया है। बट थर्ड भी देख लेते हैं। इन द शॉर्ट टर्म सम पीपल मे बी हार्म बट इन लॉन्ग टर्म एवरीवन विल बेनिफिट। ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला उसने। उसने बोला लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन हो रहा है ना, बेनिफिट तो है ही नहीं। तो थर्ड भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। With reference to the passage, consider the following statements. It is imperative, essential to modify the Earth's ecosystem for the well-being of mankind. Essential है क्या? अर्थ के इकोसिस्टम को मॉडिफाई करना ताकि हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए? नहीं, नहीं एसेंशियल है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम। तो ये सही है ना। टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर सकती, है ना। हमने देखा था पीछे कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस एवरीथिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी अगला पैसेज देखते हैं। इससे पहले से क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द थॉट ऑफ द राइटर। तो थॉट ऑफ द राइटर कौन कौन सा है? मोरल एक्ट कॉल्स फॉर अ डिस्क्रिशन, मैन शुड रिएक्ट टू अ सिचुएशन इमीडिएटली, मैन मस्ट डू इट ड्यूटी, मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मोरल। तो मोरालिटी के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन है ना। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ मोरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट। कोई भी मोरल एक्ट होना चाहिए वो हमारा खुद का एक्ट होना चाहिए, हम खुद करें उस एक्ट को, है ना कि किसी के कहने पे। मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम आवर ओन विल, हमारी अपनी विल से होना चाहिए, हमारा खुद का एक्ट होना चाहिए। इफ़ वी एक्ट मैकेनिकली मतलब किसी ने बोल दिया तो हम कर रहे हैं, दिस इज़ नो मोरल कंटेंट इन आवर एक्ट, है ना। तो किसी के कहने पे अगर आप कर रहे हो या किसी के ऑर्डर पे कर रहे हो तो इट इज़ नॉट आवर एक्ट। सच एक्शन वुड बी मॉरल if we think it proper to act like a machine and do so, for in doing so we use a discrimination. Okay, we should bear in mind that distinction between acting mechanically and acting intentionally. दोनों में डिफरेंस होता है. It may be moral of a king to pardon a culprit, but the messenger carrying out the order of pardon plays only a mechanical part in the king's moral act. But if the messenger were to carry out the king's order कंसिडरिंग इट हिज टू बी ड्यूटी, अगर जो मैसेंजर है वो अपनी ड्यूटी मान के ये कर रहा होगा तब वो एक मॉरल एक्शन होगा. हाउ कैन, अगर वो सिर्फ किंग के ऑर्डर पर कर रहा है तो वो एक मैकेनिकल एक्शन है. हाउ कैन अ मैन अंडरस्टैंड मोरालिटी हु डज नॉट यूज हिज ओन इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ थॉट बट लेट्स हिमसेल्फ टू बी स्वेप्ट अलोंग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट. मतलब कि क्या बोल रहा है, हाउ कैन अ मैन अंडरस्टैंड मोरालिटी हु डज नॉट यूज हिज ओन इंटेलिजेंस, जो अपना दिमाग नहीं लगाता है, जो अपनी थॉट प्रोसेस को नहीं यूज़ करता है, बस हवा के साथ बहता है, मतलब जो चल रहा है वो चलने दो, जो ऑर्डर आ रहा है मानते चले जाओ, है ना, वैसा कुछ. समटाइम्स अ मैन डिफाइज कन्वेंशन एंड एक्ट्स ऑन हिज ओन विद अ व्यू टू एब्सोल्यूट गुड. मतलब कभी कभार हम अपने डिस्क्रिशन पे एक्ट करते हैं, है ना, हम जो नॉर्मल चीज़ होती है उसको डिफाई करते हैं और एब्सोल्यूट गुड के लिए काम करते हैं, है ना. तो ये पैसेज ये बोल रहा है. अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, Which of the following statements describes the thought of the writer. तो राइटर की थॉट कौन सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है. तो पहला क्या बोल रहा है, अ मोरल एक्ट कॉल्स फॉर यूजिंग अवर डिस्क्रिशन, कि हम खुद से जब डिसीजन लेते हैं तो वो मोरल एक्ट होता है. तो ये सही है. पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा था, है ना. क्या बोल रहा था पहली स्टेटमेंट, यहाँ पे था ना, अ मोरल एक्ट मस्ट बी आवर ओन एक्ट, हमारी विल से होना चाहिए, हमारे खुद के डिस्क्रिशन से होना चाहिए. करेक्ट, दैट इज अ मोरल डिस्क्रिशन, ये पहला सही है. दूसरा क्या बोल रहा है, मैन शुड रिएक्ट टू अ सिचुएशन इमीडिएटली. तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा. थर्ड क्या है, मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी. तो ये देखो, ये बस उसने एक एग्जांपल दिया किंग और क्वीन का, कि भाई जो मैसेंजर है उसका, अगर मैसेंजर अपनी ड्यूटी मान के करता है तो हम उसको मोरल एक्ट बोल सकते हैं. पर पूरे पैसेज में वो बस एक ही लाइन है ना. तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई जनरलाइज नहीं कर सकते कि मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, है ना, ये नहीं बोल सकते. चौथा क्या बोल रहा है, मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन इन ऑर्डर टू बी मॉरल. तो इसमें क्या बोल रहा है आखिरी लाइन, समटाइम्स अ मैन डिफाइज कन्वेंशन एंड एक्ट्स ऑन हिज ओन विद अ व्यू टू एब्सोल्यूट गुड. तो ये हो जाएगा मॉरल एक्शन, है ना. लास्ट स्टेटमेंट दी है कि मैन शुड बी एबल टू डिफाई कन्वेंशन, मतलब जो चला आ रहा है, कन्वेंशन जो चीज़ चली आ रही है उसको वो चैलेंज करे और अपने खुद से डिसीजन ले, तभी वो मॉरल कहलाएगा, है ना. यही बोल रहा है ये. तो ये भी सही है. आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4. ठीक है, आगे बढ़े.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नियरेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ मॉरल एक्शन। तो मॉरल एक्शन की नियरेस्ट डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब अकॉर्डिंग टू द राइटर? इट इज़ अ मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। हम अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके करते हैं तो उससे होता है, पहला गलत है। इट इज़ एन एक्शन बेस्ड ऑन अ सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, ये सही है। इट इज़ अ क्लेवर एक्शन बेस्ड ऑन अ क्लैरिटी ऑफ पर्पज, ऐसा भी कुछ नहीं है। इट इज़ अ रिलीजियस एक्शन, ये भी कुछ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज बी। बी क्या बोल रहा है कि इट इज़ एन एक्शन दैट इज बेस्ड ऑन अर सेंस ऑफ डिस्क्रिशन, हमारे डिस्क्रिशन, हमारी खुद की इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड मॉरल एक्शन। करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? द पैसेज कंटेन्स अ स्टेटमेंट लेट्स हिमसेल्फ बी स्वेप्ट अलॉन्ग लाइक अ लॉग ऑफ वुड बाय अ करंट। तो ये हमने देखा था ना कि भाई इसमें क्या मतलब था कि भाई अपना खुद का दिमाग नहीं लगाता है, जो चला आ रहा है, जो उसको बोला जा रहा है, उसी वही डिसीजन वही फ्लो के साथ वो चलता चला जाता है, खुद का कोई दिमाग नहीं लगाता है। तो अभी क्या बोल रहा है? अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या इसको मीन करता है, ये वाली स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो पहला क्या बोल रहा है? अ पर्सन डज नॉट यूज हिज ओन रीजन, तो ये सही है, खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है, जो चला आ रहा है, जो करंट है उसके साथ बहता चला जा रहा है ना, बहाव के साथ चलता चला आ रहा है, जो अपना खुद का दिमाग नहीं लगा रहा है, बस जो उसको पहले से पता है बस वही सोच के वो काम कर रहा है, या फिर जो उसको दिया जा रहा है ऑर्डर वही वो फॉलो कर रहा है, मैकेनिकल होकर काम कर रहा है ना। तो पहला सही है कि अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। दूसरा क्या है? ही इज ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस एंड प्रेशर, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ही कैन नॉट विथस्टैंड डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। ही इज़ लाइक अ लॉग ऑफ वुड, ये भी बकवास स्टेटमेंट है। पहला क्या आंसर क्या हो गया? वन ओनली, है ना, आंसर हो गया वन ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से एक और पैसेज है, ये बड़ा पैसेज है थोड़ा, तो इसके हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैसेज मेंशंस दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम, इट रेफर्स टू द पीपल हु सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, लिव इन स्टारवेशन एंड मिजरी, बिकम रिवॉल्यूशनरीज। और ये क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग एजम्पशन, अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट, पॉवर्टी इज एन इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल परस्यूट, सब्जेक्ट पीपल मे बिकम अदरवर्ल्डली। तो पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है पैसेज। कंट्री जो फॉरेन डोमिनेशन के अंदर होती है, जैसे इंडिया थी ब्रिटिश के अंदर, सीक्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट इन ड्रीम्स ऑफ अ वैनिस्ड एज and finds consolidation in vision of past greatness. This is a foolish and dangerous pastime in which many of us indulge. An equally questionable practice us in India is to imagine that we are still spiritually great, though we have come down in the world in other respects. An equal questionable practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great, though we have come down in the world in other respects. Spiritual or other greatness cannot be found on lack of freedom and opportunity or on starvation and misery. Spiritual and other greatness cannot be found on lack of freedom or opportunity or on starvation and misery. Many Western writers have encouraged that notion that Indians are otherworldly. दूसरे वर्ल्ड से आते हैं ये लोग. I suppose the poor and unfortunate in every country become to some extent otherworldly unless they become revolutionaries, for this world is evidently not meant for them. अच्छा, so also subject peoples इन्हीं की बात कर रहा है. As a man grows to maturity, he is entirely engrossed in or satisfied with the external objective world. He seeks also some inner meaning. अच्छा, he is not entirely engrossed in. As a man grows to maturity, he is not entirely engrossed in or satisfied with the external objective world. उसको अंदर का पीस चाहिए रहता है, अंदर का मीनिंग चाहिए रहता है. Some psychological and physical satisfaction. So also with people and civilization, they mature and grow old. Every civilization and every people exhibit these parallel streams of an external life and an internal life. हर सिविलाइजेशन में ये जो भी बंदे होते हैं, लोग होते हैं, उनमें उनकी एक एक्सटर्नल लाइफ होती है और एक इंटरनल लाइफ होती है. वेयर दे मीट और कीप क्लोज टू ईच अदर देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी. व्हेन दे डाइवर्ज कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस एंड क्राइसिस दैट टॉर्चर द माइंड एंड स्पिरिट. अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या बोल रहा है. पहला क्वेश्चन, द पैसेज मेंशंस दैट दिस वर्ल्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम. इट रेफर्स टू द पीपल हु seek freedom from foreign domination, live in starvation and misery, or become revolutionaries. तो हमने देखा था कि यहाँ पे कहाँ लिखा था ये इज नॉट मेंट फॉर देम. कहाँ पर था ये रहा, ये वाला. दिस वर्ड इज एविडेंटली नॉट मेंट फॉर देम, ये किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? यहाँ वाली लाइन है, आई सपोज द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट इन एवरी कंट्री बिकम टू सम एक्सटेंट अदरवर्ल्डली अनलेस दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज, है ना. फॉर दिस वर्ल्ड इज नॉट एविडेंटली मेंट फॉर देम. देम किसकी बात कर रहा है? पुअर एंड अनफॉर्चुनेट. और ये पुअर एंड अनफॉर्चुनेट किस में रहते हैं? स्टारवेशन एंड मिजरी में रहते हैं ये लोग, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बोल रहा है? दे सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. नहीं,
लिव इन स्टार्वेशन एंड मिजरी, यस, कौन रहता है स्टार्वेशन मिजरी में? पुअर पीपल, है ना, पुअर एंड अनफॉर्चुनेट। तो ये हो जाएगा। बिकम रिवॉल्यूशनरीज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बिकम रिवॉल्यूशनरीज अनलेस दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज, इसने ये बोला था कि अनलेस दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज, ये वर्ड जो है इनके लिए नहीं बना है, पुअर एंड अनफॉर्चुनेट के लिए नहीं बना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग assumptions. A country under foreign domination cannot indulge in spiritual pursuit. तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? क्या बोल रहा था पहले? ये पहला ही जो इसका स्टेटमेंट था वो क्या बोल रहा था? अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन सीक्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट इन ड्रीम्स ऑफ अ मैनेज्ड एज एंड फाइंड्स कंसोलिडेशन इन विजन ऑफ पास्ट ग्रेटनेस। ठीक है, तो कोई भी कंट्री फॉरेन डोमिनेशन में होगी तो क्या होगी? उसके पास फ्रीडम नहीं होगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, है ना। और नीचे हमने देखा था कि, इसको हटा देते हैं, नीचे हमने देखा था कि स्पिरिचुअल और एनी अदर ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल परस्यूट कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी कंट्री फॉरेन डोमिनेशन के अंदर है तो उसके पास फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी तो होगी नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका? ये पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी कि कोई भी कंट्री अगर फॉरेन डोमिनेशन के अंदर है तो इट कैन नॉट इंडल्ज इन स्पिरिचुअल परस्यूट, क्योंकि फ्रीडम नहीं होगा और अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, है ना। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्या बोल रहा है? पोवर्टी इज एन इम्पेडिमेंट इन स्पिरिचुअल परस्यूट। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? पोवर्टी। पोवर्टी कहाँ पे आ रहा था हमारा? यहाँ पे। स्पिरिचुअल ये है, स्पिरिचुअल परस्यूट है या फिर कोई भी ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंडेड ऑन लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी और ऑन स्टारवेशन एंड मिजरी। तो पोवर्टी में क्या होता है? पोवर्टी में ये होता है स्टारवेशन एंड मिजरी होती है ना। तो उनको भी ये स्पिरिचुअल परस्यूट नहीं मिल पाता। पोवर्टी इज एन इम्पेडिमेंट ऑन स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल परस्यूट, है ना। अगर हमको स्पिरिचुअल अटेनमेंट चाहिए तो हमको पोवर्टी को हटाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला है? सब्जेक्ट पीपल्स में बिकम अदर वर्ल्डली। सब्जेक्ट पीपल्स में बिकम अदर वर्ल्डली। मैनी वेस्टर्न राइटर्स हैव इनकरेज दैट अ नोशन दैट इंडियंस आर अदर वर्ल्डली। इंडियंस आर अदर वर्ल्डली, है ना। आई सपोज द पुअर एंड अनफॉर्चुनेट इन एवरी कंट्री बिकम सम एक्सटेंट अदर वर्ल्डली। तो ये लोग पुअर एंड अनफॉर्चुनेट जो हैं ये अदर वर्ल्डली बनते हैं, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा कि सम सब्जेक्ट पीपल्स बिकम अदर वर्ल्डली, है ना, ये तो गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पैसेज थीमेटिकली सेंटर्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, स्टार्वेशन एंड मिजरी, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पीपल इन जनरल। ये तो गलत है, इन जनरल तो कुछ बोल ही नहीं रहा। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये स्पिरिचुअल परस्यूट्स के बारे में बात कर रहा है और पोवर्टी, स्टार्वेशन, इन सब के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा था, है ना। कहाँ गया? फिर से निकाल लेते हैं। तो कहाँ गया? स्पिरिचुअल और एनी अदर ग्रेटनेस कैन नॉट बी फाउंड ऑन लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी और ऑन स्टार्वेशन एंड मिजरी। तो ये इंडियंस को अदर वर्ल्डली मान रहे थे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पुअर और अनफॉर्चुनेट लोग हैं, है ना, और हर कंट्री में ऐसे होते हैं। ठीक है, एज मैन ग्रोज मैच्योरिटी ही इज not entirely engrossed or satisfied with external objective. He seeks also some inner meaning. सबसे अच्छा क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन? The state of mind of oppressed people. The passage thematically centers on the state of mind of oppressive people, starvation and misery. Center तो नहीं कर रहा starvation and misery पे, growth of civilization पे भी center नहीं कर रहा, body mind and spirit of people in general. In general देखो ए या डी में से कोई एक आंसर होगा। अब ये आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ही सीक्स सम इनर मीनिंग, सम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सेटिस्फैक्शन, सो ऑल्सो विद पीपल एंड सिविलाइजेशन एज दे मैच्योर एंड ग्रो अडल्ट। एवरी सिविलाइजेशन एंड एवरी पीपल एग्जिबिट दीज पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ an external life and an internal life. Where they meet or close to each other, there is an equilibrium and stability. When they diverge, conflict arises and the crisis that torture the mind and spirit. तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इसके बारे में बोल रहा है कि भाई फॉरेन डोमिनेशन अगर होगा तो हम स्पिरिचुअल परस्यूट नहीं ला पाएंगे और हमारा एक्सटर्नल लाइफ अलग होती है, इंटरनल लाइफ अलग होती है। इंटरनल लाइफ के लिए हमको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, है ना। बट जो ये स्टार्वेशन, मिजरी, पोवर्टी, ये सब हमको स्पिरिचुअल अटेनमेंट में हैम्पर करते हैं, है ना, अनलेस दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज। सो ऑल्सो तो यही सब बोल रहा है इस पूरे उसमें। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन सा? द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, है ना, इसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, या फिर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहा है इन जनरल। तो देखो इन जनरल तो ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा कि बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ऐसा तो कुछ बात नहीं कर रहा।
ये बात कर रहा है कि हाँ ये ज़रूर बोल रहा है कि ये एक्सटर्नल लाइफ होती है, इंटरनल लाइफ होती है ना, हमको स्पिरिचुअल वेलबींग चाहिए, बट वहाँ पे ऑपरेस पीपल के बारे में ये बात कर रहा है ना, स्पेसिफिकली बात कर रहा है उनके बारे में कि जो पुअर एंड जो स्टारवेशन और मिजरी से जूझ रहे हैं उनको नहीं मिल पाता है ना, बट जनरल कुछ नहीं बोल रहा है ना, जनरल कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका ए होना चाहिए। थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, ए और डी में आप सोचोगे डी भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। लेट्स सी आंसर क्या है, आंसर ए ही है इसका, है ना। तो ये थोड़ा 50-50 वाला है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप ये भी मार सकते हो एग्जाम में, अभी हम आराम से कर रहे हैं तो हम थोड़ा सोच पा रहे हैं कि अच्छा ऑपरेस पीपल के बारे में बात कर रहा है, बट वहाँ जल्दी जल्दी में करोगे तो शायद आप ये मार के आ जाओ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है तो कोई इशू नहीं है, अगर ज़्यादा डाउट लग रहा है तो छोड़ भी सकते हो। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज बाय, तो टॉर्चर क्यों होता है, पीछे जाते हैं हम, कहाँ लिखा है टॉर्चर, कहाँ लिखा था, ये आखिरी में लिखा है व्हेन दे डाइवर्ज, क्या डाइवर्ज, so also with people and civilization as they mature and grow adult, every civilization and every people exhibit these parallel stream of an external और internal life। तो बाहर की ज़िंदगी और अंदर की ज़िंदगी, मतलब अपनी बॉडी के अंदर की इंटरनल लाइफ, जब वो डाइवर्ज करेंगे, व्हेन दे डाइवर्ज तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। इक्विलिब्रियम में होंगे तो स्टेबिलिटी रहेगी, जब डाइवर्ज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और उसी से ही टॉर्चर होगा माइंड और स्पिरिट का, है ना, यही बोल रहा है। एंड द क्राइसिस दैट टॉर्चर्स माइंड एंड स्पिरिट, तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है ये। According to the passage, the torture of mind and spirit is caused by the impact of foreign domination, by desire to escape from foreign domination and find consolidation in the vision of past greatness, due to lack of equilibrium between an external life and internal life। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, है ना, कि एक्सटर्नल लाइफ और इंटरनल लाइफ जब डाइवर्ज करती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आता है जिसकी वजह से टॉर्चर होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सिंपल था ये वाला, आखिरी वाला तो सिंपल ही था। आगे बढ़ते हैं, अब ये थोड़ा और लंबा है पैसेज, खैर इसके पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the crux of पैसेज पूछ रहा है, सी स्टार एज अ प्रेफर्ड पे डिटरमाइंस द सर्वाइवल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज के बारे में बात है, सी स्टार कीस्टोन स्पीशीज इन सब के बारे में बात है। और दूसरे क्वेश्चन में किसके बारे में बात है, म्यूसिल्स, म्यूसिल्स आर जनरली डोमिनेंट स्पीशीज, सर्वाइवल ऑफ सी स्टार्स। तो सी स्टार इन सब के कीस्टोन स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, पैसेज पढ़ लेते हैं। स्पीशीज दैट एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इट्स अबंडेंस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड कीस्टोन स्पीशीज। जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसको कीस्टोन बोलते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिचनेस को, फ्लो ऑफ एनर्जी को और मटेरियल्स को, है ना, मटेरियल्स को। सी स्टार पिसास्टर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स टू द इकोसिस्टम्स। द सी स्टार पिसास्टर द फ्लो ऑफ एनर्जी, द सी स्टार पिसास्टर ऑक्रेसियस which lives in rocky intertidal ecosystems of the ecosystem of the Pacific coast of the North America is also an example of keystone species. Its preferred prey is mussel, Mytilus californiacus, sorry। तो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली सी स्टार एक कीस्टोन स्पीशीज बोल रहा है इसको, है ना, सी स्टार एक कीस्टोन स्पीशीज है और वो क्या खाता है, वो खाता है मुसल, मसिल खाता है। इन द एब्सेंस ऑफ सी स्टार दीज मसल्स क्राउड आउट, जब अगर सी स्टार नहीं होते तो क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मुसल की, है ना, यही बोल रहा है, क्योंकि ये कीस्टोन, ये स्पीशीज इनको खाते हैं। एंड अदर कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्रॉड बेल्ट ऑफ इंटरटाइजल जोन, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग मुसल्स सी स्टार क्रिएट्स बेयर स्पीशीज दैट आर टेकन ओवर बाय अ वैरायटी ऑफ अदर स्पीशीज। ठीक है, अ स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन डेमोन्स्ट्रेटेड इन्फ्लुएंस ऑफ पिसास्टर सी स्टार species on species richness by removing sea stars from selected parts of the intertidal zone repeatedly over a period of 5 years। तो क्या किया गया स्पेसिफिक स्टडी में कि सी स्टार को हटाया गया और 5 साल के लिए देखा गया, तो 2 मेजर चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए, फर्स्ट द लोअर एज ऑफ 46, लोअर एज ऑफ 46 म्यूसल बेड एक्सटेंडेड फर्दर डाउन इनटू द इंटरटाइजल जोन, मतलब कि म्यूसल्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। ऑब्वियसली ये नहीं होंगे तो खाएंगे ये म्यूसल्स तो म्यूसल्स को खाने के लिए कोई होगा नहीं, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, शोइंग दैट सी स्टार्स आर एबल टू एलिमिनेट म्यूसल्स कंप्लीटली where they are covered with water most of the time. Second, more dramatically 28 species of animals and algae disappeared from the sea star removal zone. Eventually only Mytilus, the dominant competitor, occupied the entire substratum। मतलब क्या हुआ कि ये मुसल ने बाकी स्पीशीज को भी खा लिया, तो वो 28 स्पीशीज जो हैं वो सारे डिसअपियर हो गए वहाँ से। Though this effect on competitive relationship, predation by pisaster largely determines which species live in these rocky intertidal ecosystem। ठीक है, समझ में आ गया। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, क्रक्स। सी स्टार हैज़ अ प्रेफर्ड प्रे, ऐसा कोई क्रक्स नहीं है। क्रक्स क्या है पैसेज का,
कि भाई की स्टोन स्पीशीज़ को अगर आप हटा दोगे, है ना, तो इकोसिस्टम हैम्पर हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी है वो हैम्पर हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है दूसरे में, प्रेफर्ड प्रे डिटरमाइंस द सर्वाइवल ऑफ की स्टोन स्पीशीज़, ऐसा भी कुछ नहीं है। की स्टोन स्पीशीज़ एंश्योर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ये सही है, क्योंकि की स्टोन स्पीशीज़ होगा तो क्या होगा, वो एक डोमिनेंट स्पीशीज़ जो प्रेडेट जिसको ये खाएगा उसको हटाएगा वहाँ से, जिससे कि बाकी बाकी स्पीशीज़ का वो होगा, बाकी स्पीशीज़ फ्लरिश करेंगे। जैसे इसमें देखा था ना कि जब कि इसको हटा दिया सी स्टार को तो क्या हुआ, 28 स्पीशीज़ डिसअपियर हो गए, है ना, 28 स्पीशीज़ डिसअपियर हो गए। जब ये कीस्टोन स्पीशीज़ था तब क्या हो रहा था, तब बाकी स्पीशीज़ भी थे वहाँ पे इंटरटाइडल जोन में, है ना, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही थी, यही बोला ना इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। डी भी देख लेते हैं एक बार, सी स्टार इज द ओनली कीस्टोन स्पीशीज ऑन द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो ये तो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये बोलते हैं, ये वाला क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग, मुसल्स आर जनरली द डोमिनेंट स्पीशीज इन द इंटरटाइडल जोन, इंटरटाइडल इकोसिस्टम। डोमिनेंट तो नहीं होते हैं ना। द सर्वाइवल ऑफ सी स्टार इज ग्रेटली डिटरमाइंड बाय द अबंडेंस ऑफ मसल्स, तो ये तो गलत ही लिखा है, क्योंकि अगर सी स्टार होगा तो ये मसल कम होंगे, ये जो मसल्स होते हैं ये लोग तो इसको खा लेते हैं ना सी स्टार को, तो मसल्स कम होंगे, मसल्स की पॉपुलेशन जो है वो चेक में रहती है अगर सी स्टार होंगे तो, है ना। अबंडेंट तो नहीं होगा, है ना, अबंडेंस तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। पहला भी गलत है, ये डोमिनेंट स्पीशीज़ नहीं है, ऑब्वियसली सी स्टार रहता है वहाँ पे कीस्टोन है तो वो उसको खाता रहता है, तो डोमिनेंट तो नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी, नीदर वन नीदर टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is are implied by the passage? Mussels are always hard competitors for sea star. Always extreme statement गलत हो गया। Sea star of Pacific coast have reached the climax of their evolution. ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं पैसेज में। Sea star constitute an important component in the energy flow in the intertidal ecosystem. तो ये सही है, पैसेज ये बोल रहा था एनर्जी फ्लो इंश्योर करता है ये, है ना, लिखा था ना यहाँ पे, Sea star fasters the flow of energy and materials to ecosystem. ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, है ना, दैट इज 3 ओनली। आगे बढ़े, कंसीडर द फॉलोइंग assumptions, द फूड चेन फूड वेब इन एन इकोसिस्टम, सॉरी, द फूड चेन्स और फूड वेब इन एन इकोसिस्टम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कीस्टोन स्पीशीज। तो ऑब्वियसली कीस्टोन जो है वो पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है ना, तो फूड चेन जो भी है वो इम्पैक्ट होगी इससे, है ना। दूसरा क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिक इसका नहीं है, ऑल्दो बात करी गई है बट स्पेसिफिक नहीं है, है ना, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, तो दूसरा हो जाता है गलत, दूसरा गलत कर देते हैं, तो बचता है सी। थर्ड देखते हैं, इफ द कीस्टोन स्पीशीज इज कम्प्लीटली रिमूव्ड मतलब पूरा हम रिमूव कर दें कीस्टोन स्पीशीज को, तो क्या होगा, इट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम। कोलैप्स मतलब इकोसिस्टम रहेगा ही नहीं, अगेन वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। कोलैप्स नहीं होगा, ऑब्वियसली इकोसिस्टम जो है वो कम हो जाएगा, लॉस होगा इकोसिस्टम में, बट कोलैप्स नहीं होगा, है ना। तो थर्ड गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, कोलैप्स नहीं होगा, है ना, समझ में आया। अब एक और पैसेज करते हैं, ये वाला पैसेज करने से पहले से क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the passage, consider the following statements. With children are denied education, adult society does not act on behalf of them. Right to education as a law. तो right to education के बारे में पढ़ ही लेते हैं पहले, जल्दी से हो जाएगा, ये सरल है। देखते हैं क्या बोल रहा है। Now India's children have a right to receive at least 8 years of education. The gnawing question is whether it will remain on the paper or become a reality. One hardly needs a reminder that this right is different from other enshrined in the constitution, that the beneficiary, a 6-year-old child, cannot demand it, nor can she or he fight a legal battle when the right is denied or violated. In all cases, it is the adult society that must act on behalf of the child. In other peculiarity, where a child's right to education is denied, no compensation offered later can be adequate or relevant. ठीक है, this is so because childhood does not last. If a legal battle fought on the behalf of the child is eventually won, it may be of a little use to the boy or a girl because the opportunity missed at school during childhood cannot serve the same purpose later in the life. This may be painfully true for girls because our society permits them only a short childhood, if at all. The right to education has become a low point in the Indian history when the ghastly practice of female infanticide has resurfaced in the form of feticide. This is symptomatic of a deeper turmoil in the society when compounding the traditional obstacles to the education of girls. Tenacious prejudice against the intellectual potential of girls runs across the cultural diversity and the system of education has not been able to address it. ठीक है, राइट टू एजुकेशन के ऊपर पूरा आर्टिकल है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है।
विद रेफरेंस टू पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन चिल्ड्रन आर डिनाइड एजुकेशन एडल्ट सोसाइटी डज नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ देम। ऐसा इसने नहीं बोला, इसने बोला कि एडल्ट सोसाइटी शुड एक्ट, है ना, बट ऐसा तो नहीं बोला कि इट डज नॉट एक्ट, तो हम ये नहीं बोल सकते। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एज अ लॉ कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कंट्री, तो ऐसा है क्या, कैन नॉट बी एनफोर्स, ऐसा तो नहीं बोल रहा, कहीं भी नहीं बोल रहा ऐसा, तो ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। और क्या बोल रहा है, तो दोनों ही गलत हो गए। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। ऐसा भी नहीं बोला ना कहीं भी कि एनफोर्स हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ये सोच लो कि नहीं है, देखना मत इस आंसर को। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट कुड बी द ट्रेडिशनल ऑब्स्टैकल्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो क्या क्या ऑब्स्टैकल हो सकते हैं, इनएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू फाइट अ लीगल बैटल व्हेन द राइट ऑफ एजुकेशन इज डिनाइड टू देयर चिल्ड्रन, तो ये गलत है क्योंकि चिल्ड्रन आर इनेबल, है ना, वो जो 6 साल का बच्चा होगा वो लीगल बैटल फाइट नहीं कर सकता, पेरेंट्स तो कर ही सकते हैं, है ना, तो पेरेंट्स बल्कि डिनाई करते हैं तभी तो लीगल बैटल होगी, है ना, तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं, ये गया और ये गया, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया बी, सिंपल था। बाकी भी देख लेते हैं, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द गर्ल्स रोल इन सोसाइटी, हाँ ट्रेडिशनल है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है, उनका चाइल्डहुड छोटा होता है। प्रीजुडिस अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, उनको माना जाता है कि अरे ये क्या पढ़ाई करेंगी, है ना, इनका दिमाग कम है, इस टाइप से भी माना जाता है, तो ये भी गलत है। इम्प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम का एजुकेशन भी गलत है ना, नहीं एड्रेस कर पा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम इसको, है ना, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, है ना, तो बी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट टू एजुकेशन इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। अब देखो, जो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई जीएस की नॉलेज यहाँ यूज़ नहीं करनी रहती, तो अगर आप जीएस की एजुकेशन यहाँ यूज़ करोगे तो क्या बोलोगे कि आप भाई जो है वो फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 21A में आता है, बट पैसेज में ऐसा कुछ बोला है क्या कि राइट टू एजुकेशन इज़ अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऐसा कुछ बोला है उसने, कुछ नहीं बोला उसने बस बात किया है कि भाई राइट होना चाहिए, है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं बोला कि लीगल राइट है फंडामेंटल राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो ये तो गलत हो गया। फॉर रियलाइजिंग द गोल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन द एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री मस्ट बी एबल टू बी मेड आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसा भी कुछ नहीं बोला, कहीं बात हुई है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, नहीं बात हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। वैसे अगर आप इसमें जीएस का यूज़ करते तो भी सही कर देते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो है ना, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में गलत है कि राइट टू एजुकेशन इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट आपको नहीं यूज़ करना है ना, मेरा बोलने का मतलब था कि जीएस की नॉलेज यहाँ नहीं यूज़ करनी, जो पैसेज में दिया है उसी को ही सही मान के आपको पैसेज करना है ना। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्वेज द की मैसेज ऑफ द पैसेज, की मैसेज क्या है पैसेज का, इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड दैट एजुकेशन इज़ कंपलसरी फॉर इट्स चिल्ड्रन, की मैसेज तो नहीं है ये। एडल्ट सोसाइटी इज़ नॉट कीन ऑन इम्प्लीमेंटिंग, ऐसा भी नहीं है। राइट टू एजुकेशन पर्टिकुलरली ऑफ अ गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी सेफ गार्डेड, ये हो सकता है। और सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एड्रेस द इशू ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये भी हो सकता है। बट पूरे पैसेज में किसकी बात करी गई है, पूरे पैसेज में ये बात करी गई है कि भाई हमको चाइल्ड की राइट टू एजुकेशन जो है उसको इंश्योर करना है ना, इसके बारे में पूरे उसमें बात की गई है। और स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है लड़कियों का, जो जिनको जिनको ज़्यादा डिनाई किया जाता है एजुकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड एड्रेस द इशू ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये आखिरी में डिफेक्ट में लाइन में दी हुई थी, है ना, हमें देखा था ना आखिरी में दिया हुआ था ये कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस इट, बस ये आखिरी एक लाइन है। तो ये पूरे पैसेज का क्रक्स तो नहीं बता रही, क्रक्स तो फिर यही बताएगा कि लीगल कहाँ गया, कि भाई जो राइट टू एजुकेशन है पर्टिकुलरली ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ये सेफगार्ड करने की ज़रूरत है। राइट, इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का कि राइट टू एजुकेशन पर्टिकुलरली ऑफ अ गर्ल चाइल्ड नीड्स टू बी सेफगार्डेड, इसका मतलब ये है कि चिल्ड्रंस के लिए तो करनी है, बट स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी हमको सेफगार्ड करना है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्वेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज, द सोसाइटी हैज अ टेनेशियस प्रेजुडिस अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज, आप पैसेज से क्या इन्फ्लुएंस ले सकते हो। स्टेटमेंट तो ये दिया हुआ है, एडल्ट्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर राइट टू एजुकेशन, ये तो सरासर गलत है। द लीगल फाइट टू गेट एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड चिल्ड्रन इज ऑफन प्रोट्रैक्टेड एंड प्रोहिबिटिव, तो कोई लीगल बैटल वो खुद नहीं कर सकते, बट उनके भी यहाँ पे पेरेंट्स कर सकते हैं या कोई और कर सकता है, तो प्रोटेक्टिव एंड प्रोहिबिटिव तो नहीं है। देयर इज़ नो सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन रिसीव्ड इन चाइल्डहुड, तो पैसेज क्या बोल रहा था
पैसेज इसके बारे में बात कर रहा था कि ये एक प्रॉब्लम है कि भाई आप गर्ल्स का ऐसा मानते हैं कि उनका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ख़राब है तो हम उनको एजुकेशन नहीं देंगे। बट पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा था? पूरा पैसेज इस पे फोकस कर रहा है, पूरा पैसेज इस पे फोकस कर रहा है कि हमको चिल्ड्रंस को एजुकेशन देनी है, और इसलिए देनी है क्योंकि ऑल्दो ये राइट टू एजुकेशन है हमारे उसमें, है ना। कोई वॉयलेट करता है, आप लीगल बैटल करोगे, है ना, और मान लो जीत भी गए, तब भी क्या होगा? उसका तो चाइल्डहुड चला गया, उसका तो जो लर्न करने वाला एज था वो चला गया, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो यार? नहीं कर सकते। आप उसका बचपन वापस थोड़ी ला सकते हो, है ना। आप उसको वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, बट आप बचपन उसका वापस नहीं ला सकते, है ना। तो पूरा पैसेज से हम इन्फ्लुएंस यही ले सकते हैं कि भाई ये लीगल बैटल जो है, इनके बजाय हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पे राइट टू एजुकेशन की, कि भाई सबको शिक्षा मिले, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? देयर इज़ नो सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन रिसीव्ड इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब एक दो शॉर्ट पैसेजेस देख लेते हैं। He walked several miles that day but could not get anything to eat or drink except some dry bread and some water, which he got from cottagers and farmers. At night, he slept under a haystack lying in a meadow. He felt frightened at first, for the wind blew awfully over the empty fields. He felt cold and hungry and was feeling more lonely than he had ever felt before. He, however, soon fell asleep, being much tired from his long walk. When he got up next day, he was feeling terribly hungry, so he purchased a loaf of bread and a few coins that he had. With a few coins that he had. अब क्या बोल रहा है ये? When the night fell, he slept. He slept in an open field, under a pile of dry grass, in a farmer's cottage or under a tree. तो क्या लिखा है? कहाँ पे सोया वो? haystack में। ये लिखा ना, he slept under haystack. haystack क्या होता है? What is haystack? haystack होता है ड्राई ग्रास का जब पाइल बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं haystack, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर अ पाइल ऑफ ड्राई ग्रास, ठीक है। haystack उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? he soon fell asleep because he was exhausted, he was all alone, he had not slept for days, he was very frightened. तो वो ऑब्वियसली थका हुआ था बहुत ज़्यादा, इसीलिए सो गया, लिखा था ना यहाँ पे। he fell asleep being much tired from his long walk, है ना, एग्जॉस्ट हो चुका था वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। With reference to the passage, consider the following statement. He was walking through the countryside. Countryside क्या होता है? रूरल एरिया, गांव वाला एरिया, है ना, दैट इज कंट्रीसाइड। तो ये तो सही है, तभी तो उसको फार्मर्स और कॉटेजर्स मिले थे। द कॉटेजर्स एंड फार्मर्स गेव हिम इनफ फूड सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट विदाउट फीलिंग हंग्री। तो ऐसा तो गलत है, वो उसको भूख लग रही थी, ही वॉज हंग्री, दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चंस, है ना। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।